हेलो एवरीवन, एक्साइटेड फॉर टुडे सेशन। आज हम लोग सीडीएस का जो हिस्ट्री सेशन, जो मस्ट अवेटेड सेशन था, उसको स्टार्ट करेंगे। एंड विद इन 20 डेज, क्योंकि 10 पेपर का करना है 2015 से लेकर 2025 तक, तो विद इन 10 डेज वी विल फिनिश, 20 डेज वी विल फिनिश ऑल द चैप्टर्स। ठीक है, बट आपको ये फील होगा कि आप इसको मोर देन बुक कवर कर रहे हो। रीज़न है कि इसमें इतनी हॉलिस्टिकली कवरेज है यहाँ पे, पिक्टोरियल इमेज के साथ प्लस वैल्यू एडिशन एंड ऑल। सिर्फ इसी में नहीं, मतलब जितने भी सेशन मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है, ज्योग्राफी आप देखे ही हो, हिस्ट्री आपने देखा ही है, पॉलिटी आपने देखा ही है एक्चुअली। ठीक है, तो हम लोग काफ़ी कुछ कवर करेंगे। मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, वैल्यू एडिशन को सही से समझिए। ठीक है, इट विल गिव ए मोर इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन अबाउट द एग्जाम। ठीक है, इवन आपको क्वेश्चन नहीं आते होंगे फिर भी आप करेक्ट करके आ जाओगे जस्ट बेस्ड ऑन दिस एनालिसिस, एंड आई विल हाईलाइट एवरीथिंग इन द वीडियो। ठीक है, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल बैक टू यूपीएससी डायरी पीवाईक्यू क्लब, जहाँ पे हम लोग रिव्यू कर रहे हैं पास्ट पेपर्स को टू प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर। ठीक है, और यही हमारा मोटो है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ पिछले दोनों सेशंस में, ज्योग्राफी और एनडीए के पॉलिटी में, कि यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो आप लोग। ठीक है, और मैं यहाँ पे फॉर प्रैक्टिस मैं ऑलरेडी पीडीएफ आपको दे देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जाना, जैसे यहाँ पे क्रैक सीडीएस एनडीए है ना 2026, यहाँ पे जाना आप लोग, और यहाँ पे हमने पीडीएफ ऑलरेडी देखो डाल दिया, ये ज्योग्राफी वाला है। ठीक है, बट ऐसे ही क्या करता हूँ कि पीडीएफ डाल देता हूँ और फिर इसका वीडियो एक्सप्लेनेशन जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसको दे देता हूँ, तो आप इजीली एक्सेस कर सकते हो, आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है, और आपको टाइमिंग भी आइडिया लग जाएगा कि कब वीडियो आता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा की मोटिव देखो क्या है कि इंडियन हिस्ट्री को हम लोग डिकोड करेंगे, जहाँ से हाई एल्ड इनसाइट्स मिलेगा हमको, किसके लिए, डिफेंस और सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के पीवाईक्यूज़ का। ठीक है, हर एंगल से करेंगे, चाहे वो आर्ट एंड कल्चर का पर्सपेक्टिव हो, चाहे वो हिस्टोरिकल जो भी हम लोग लिखते हैं, ठीक है, उसका हो, या फिर कोई रूलर्स का हो, वो सारी चीज़ें हम लोग एकदम थीमेटिक सिंथेसिस करेंगे। ठीक है, सारी हिस्ट्री के पीवाईक्यू का, ये सीडीएस एनडीए सीएपीएफ यूपीएससी एंड सारे एग्जाम्स का हम लोग डिकोड करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और फर्दर जो है स्कोप देख लो, यहाँ पे स्टोन एज से लेकर पेंटिंग आर्ट एंड आर्किटेक्चर सारे जो भी रिटन वर्ड्स हैं, कोई न्यूज़पेपर हो गया या फिर कोई भी डिकोडेड थीम हो गए, वो सब सारे जितने भी ट्रीटीज साइड हुए, जितने भी क्रॉनिकल्स लिखे गए हैं, वो सब सारे जो हम लोग देखेंगे। यहाँ पे सिस्टम ऑफ रूल कैसा था, जैसे लैंड रेवेन्यू सिस्टम, रेवेन्यू लेजिटिमेसी, जितने भी हिस्टोरिकल पार्ट है वो सारे हम देखेंगे, फ्रॉम द एंशियंट टू द मॉडर्न एंड द वर्ल्ड पर्सपेक्टिव एज वेल, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री से भी क्वेश्चन यहाँ पे सीडीएस एनडीए में आते हैं। ठीक है, साथ में साथ अगर कोई आर्कियोलॉजी या फिर उससे रिलेटेड अकाउंट्स कोई कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है, वो सारे हम लोग यहाँ पे डिकोड करेंगे हिस्ट्री के पेपर्स में। ठीक है, आज हम लोग का डे 1 है, ठीक है, हिस्ट्री का राइट नाउ, और ये हम लोग सीडीएस पीवाईक्यू का जो हमारा सीरीज है, पीवाईक्यू टू एफवाईक्यू सीरीज, हम सब इससे कनेक्टेड है, आपको पता ही है। उसका एनालिसिस आप देखोगे और आपको पता चलेगा कि ये किस लेवल का एनालिसिस है। एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। फर्स्ट वीडियो है इसलिए ब्रीफिंग कुछ ज़्यादा है, फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो ब्रीफिंग कम होगा एंड एक्सप्लेनेशन ज़्यादा। नाउ हम स्टार्ट करते हैं सीडीएस एग्जाम 2015 का जो फर्स्ट पेपर था उसको। पहला है क्वेश्चन नंबर 51, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब द नेचर ऑफ रिलीजन अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदा। बेसिकली कह रहा है कि ऋग्वेदा के हिसाब से जो नेचर ऑफ रिलीजन है उसको कैसे डिस्क्राइब किया गया है, इसके बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स का कुछ यहाँ पे पॉइंट्स दिया गया है, वो आपको बताना है। सबसे पहला चीज़ है, हम जब क्वेश्चन देखते हैं तो सबसे पहला काम होता है कि हमारा ऑप्शन को एनालिसिस करना। हम ऑप्शन का एनालिसिस करते हैं कि कितने ऑप्शन, देखो मैक्सिमम ऑप्शन चारों सही हो सकते हैं, क्योंकि करेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है, तो मैक्सिमम 4 सही हो सकते हैं और मिनिमम 1 भी सही हो सकता है। तो हमें उस वे में जाना है ऑप्शन को देखते हुए। नाउ क्यों ऐसा ऑप्शन देखना क्यों जरूरी है, क्योंकि एलिमिनेशन हम कर सकते हैं इजिली। ठीक है, अगर 4 स्टेटमेंट दिया होता और मैक्सिमम यहाँ पर 2 ही स्टेटमेंट करेक्ट होता तो हमें 4 पे ढूंढना ही नहीं पड़ता, मात्र 2 देखते और वहाँ से हम निकल जाते हैं। ठीक है, अपना टाइम सेव करते थे। ऐसा ही फर्दर देखा जाएगा जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें। नाउ एक स्टेटमेंट है फर्स्ट वन कि ऋग्वेदिक रिलीजन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ए नेचुरलिस्टिक पोलिथिज्म। ठीक है, ये बात सही है कि ऋग्वेदा जो रिलीजन है, ऋग्वेदा क्या कह रहा है, ऋग्वेदिक रिलीजन जो है उसको डिस्क्राइब किया जाएगा एज ए नेचुरलिस्टिक पोलिथिज्म, ये बात बिल्कुल सही है। जो सेकंड स्टेटमेंट है कि देयर आर स्ट्राइकिंग सिमिलरिटीज बिटवीन द ऋग्वेदिक रिलीजन एंड द आइडियाज इन ईरानियन अवेस्ता। जो ऋग्वेदिक रिलीजन है एंड ईरानियन अवेस्ता, उनमें स्ट्राइकिंग सिमिलरिटीज है। अब यहाँ पे देखो क्या है, क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक देखो। आप ईरानियन अवेस्ता तो पढ़ने तो नहीं जाओगे ना,
राइट। इवन ऋग्वेदा का जो रिलीजियस एंगल है उसको भी आप कंप्लीट इन डेप्थ में पढ़ोगे नहीं, राइट। बट देखो एग्जामिनर भी नहीं चाहता है पढ़ो, लेकिन ये सब जो है नेचुरल लाइन है, नॉर्मल लाइन है, ठीक है। और ऐसे इन डेप्थ लाइन पे आप हमेशा करेक्ट टिक करना जब तक कि आपको एकदम एक्सट्रीम डिफरेंसेस ना देखने को मिल जाए, ठीक है। तो ये दो स्टेटमेंट सही है। नाउ थर्ड स्टेटमेंट पे जाते हैं हम। कह रहे हैं कि द वैदिक सेक्रीफाइस वेयर कंडक्टेड इन द हाउस ऑफ प्रीस्ट हु वॉज कॉल्ड एज यजमान, ठीक है। अब यहाँ पे जो वैदिक सेक्रीफाइस था वेयर कंडक्टेड इन द हाउस ऑफ द प्रीस्ट हु वॉज कॉल्ड यजमान। अब कोई भी सेक्रीफाइस हम प्रीस्ट साधु के घर पे तो नहीं करेंगे ना, ठीक है। यहाँ पे कहाँ पे होता था, ये प्रीस्ट के घर पे नहीं होता था, ये कहाँ पे होता था, जो भी उससे एसोसिएटेड था, जो भी सेक्रीफाइस परफॉर्म करने वाला पर्सन था, ठीक है। जैसे एनिमल किलिंग हम लोग क्या देखते हैं कि रिलीजियस रिचुअल्स में कि कोई मंदिर है उसके सामने हम लोग कभी बकरी का जो गोट होता है उसका सेक्रीफाइस करते हैं, तो उसको परफॉर्म करने वाला कोई पर्सन होगा, ठीक है, ना कि कोई प्रिस्ट होगा। तो वैदिक सेक्रीफाइसेस हम किसी प्रिस्ट के घर में नहीं करते थे, ठीक है। उसको कहाँ करते थे, या तो यजमान जो होता था, यजमान उसके घर में करते थे, या फिर कोई ओपन डोर में करते थे, प्रिस्ट के घर में नहीं करते थे। इसलिए थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गया। ना थर्ड गलत हुआ तो यहाँ से ये निकल गया, ठीक है। 1 2 सही है। अब ऑप्शन बी और डी में हमें देखना है। नाउ फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है कि वैदिक सेक्रीफाइसेस वेयर ऑफ 2 काइंड्स, दोज कंडक्टेड बाय द हाउस होल्डर्स एंड दोज दैट आर रिक्वायर्ड रिचुअल स्पेशलिस्ट। एक तो देखो कि दो तरह का होता था वैदिक सेक्रीफाइसेस, एक होता था कि इंडोर मतलब खुद के घर में ही कर लो, राइट, और एक होता था आउटडोर, जैसे कि पब्लिक प्लेसेस जैसे मंदिर हो गया या फिर कुछ वैसे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हो गए वहाँ पे, ठीक है। तो दो जगह करते थे। अब जब आउटडोर करेंगे तो हमें स्पेशलिस्ट चाहिए होगा जैसे यजमान, ठीक है। इंडोर करेंगे तो सेल्फ भी कर सकते हैं या फिर वहाँ पे भी यजमान को ला सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका डी हो गया। नाउ आपने समझा कि इस क्वेश्चन को क्यों सही और गलत किया गया। बाकी जो स्टेटमेंट इवन आपको बुकिश नॉलेज से नहीं पता चलेगा वो भी क्यों सही हुआ वो पता चल गया। ये स्टेटमेंट फोर्थ स्टेटमेंट में ट्रू है। अब यहाँ पे फर्दर एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि जो नेचुरलिस्टिक पोलिथिज्म था वो क्या कहता था कि ऋग्वेद डिफाइन करता है रिलीजन बाय स्क्राइबिंग डिविनिटी टू द फोर्स ऑफ नेचर। बेसिकली जो है देयर आर मेनी इंस्टांसेस जहाँ पे देखा गया है कि जो है लोग नेचर सेंट्रिक प्रेयर करते थे, ठीक है। जैसे कि अग्नि हो गए, इंद्रदेव हो गए, सूर्य नारायण हो गए, वो सब चीज़ें। और सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स जो है ईरानियन अद्वैतता में भी देखने को मिला है। जैसे कि ईरानियन अद्वैतता में क्या होता था कि क्या क्या कम्युनलिटीज़ थे या सिमिलरिटीज़ थी वो हम देखते हैं कि जैसे मित्र जो फ्रेंड थे, फ्रेंड क्या कहते हैं, फ्रेंड ऑफ गॉड, उनको मित्र कहा जाता था। वरुणा गॉड जो है वो भी देखने को मिलेगा। सोमा जो है वो भी थे वहाँ पे। जैसे वैदिक रिलीजन में क्या कहते थे, उसको सोमा कहते थे, बट वहीं पे अवेस्ता में क्या बोलते थे, ईरानियन अवेस्ता में होमा बोलते थे, बट चीज़ें सेम थी, ठीक है। नाउ ये जो है यहाँ पे देखो जो रिचुअल्स होता था वो बाई स्पेशलाइज्ड प्रीस्ट होते थे। अब ये स्पेशलाइज्ड प्रीस्ट को हम लोग क्या बोलते थे वैदिक रिलीजन में, होत्री, HOTRI, होत्री, या फिर अद्वार्यो, ADHVARYO। तो ये दो जो है स्पेशलिस्ट प्रीस्ट होते थे। तो अगर आपसे आगे चल के पूछ दे कि हु वेयर होत्री एंड अद्वार्यो इन वैदिक रिलीजन, तो आप उनको स्पेशलिस्ट प्रीस्ट के रूप में आराम से टिक कर सकते हो, ठीक है। नाउ देखो 52nd नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कास्ट मूवमेंट इन अर्ली 20th सेंचुरी इन केरला इज आर फॉल्स। बेसिकली कह रहे हैं कि कास्ट मूवमेंट के बारे में जो कि 20th सेंचुरी में हुआ था वो भी कहाँ पे, केरला में, उसके बारे में क्या गलत है। अब ना फर्स्ट स्टेटमेंट देखो कि केरलाज फर्स्ट मॉडर्न नोबल इंदुलेखा अटैक्टेड द सोशल डोमिनेंस ऑफ नंबूदिरी ब्राह्मण्स इन केरला। अब ये कह रहा है कि केरला का जो फर्स्ट मॉडर्न नोबल था जिसका नाम था क्या, इंदुलेखा। एक सेकंड इसका कलर चेंज करने दो, हाँ इंदुलेखा था। कह रहा है कि केरला का फर्स्ट मॉडर्न नोबल कौन सा था, इंदुलेखा। ये अटैक किया था सोशल डोमिनेंस ऑफ नंबूदारी ब्राह्मण्स इन केरला। नाउ इस स्टेटमेंट को देखो, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि इंदुलेखा के बारे में हम अभी थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, पहले बाकी ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है। CV रमन पिल्लई नोबल मर्तंडवर्मन वॉज रिटन अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीजेंट बाई नायर लैंडलॉर्ड्स, ये भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये स्टेटमेंट दो ये गलत है। यहाँ पे जो अगेंस्ट वाला वर्ड है ना, यहाँ पे अगेंस्ट में नहीं था, रादर जो है CV रमन पिल्लई जो नोबल लिखे थे ड्यूरिंग मार्तंड वर्मा, ये जो है सपोर्टिव था किसके, तो जो नायर लैंडलॉर्ड्स थे
वो क्या करते थे, पीजेंट्स को एक्सप्लॉइट करते थे। तो उनके जो पीजेंट एक्सप्लॉइटेशन था ना, उसके बारे में हाईलाइट किए कि भाई ये चीज़ें गलत हो रही है, और इसलिए यहाँ पे अगेंस्ट में नहीं था, ये सपोर्टिव था। दूसरा स्टेटमेंट गलत हुआ, फॉल्स स्टेटमेंट पूछा ही है। नाउ थर्ड देखो, श्री नारायण गुरु वॉज वन ऑफ दी, कौन बोला है, श्री नारायण गुरु वॉज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ श्री नारायण धर्म परिपालना युग्म डेट वॉज इंगेज इन अपलिफ्टमेंट ऑफ इजावाज इन केरलाज। अब इजावाज कहाँ देखने को मिलेगा, केरलाज में देखेगा। और ये बात सही है कि श्री नारायण धर्म परिपालना यज्ञ जो है, श्री नारायण गुरु इसके वन ऑफ द फाउंडर थे। डॉक्टर पल्पू वॉज द फर्स्ट इजावाहू ग्रेजुएट्स, बेसिकली ये मेडिकल ग्रेजुएट थे, और ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि इजावाहू ग्रेजुएट थे। वॉज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ श्री नारायण धर्म प्रिजर्व डेट वॉज इंगेज इन द अपलिफ्टमेंट। अब देखो इसका काम क्या था, कि इस ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या था, अपलिफ्टमेंट था इजावाहाज इन केरलाज में। ठीक है, इनका काम ही था कि इस कम्युनिटी के जो लोग हैं, इजावाहाज कम्युनिटी के केरला में, उसको अपलिफ्ट करना। ठीक है, उनके राइट्स को फुलफिल करना। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, 1, 3 एंड 4, बट गलत कौन सा है, सेकंड स्टेटमेंट। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो हिस्ट्री में काफ़ी बड़े बड़े स्टेटमेंट्स देखने को मिलेंगे, तो आप उससे बोर नहीं होना, क्योंकि आपको करके ही जाना है, क्योंकि फर्दर क्वेश्चन आ सकते हैं इन सब सारी चीज़ों से। अब ना हो यहाँ पे देखो कि मार्तंड वर्मा, जो सीवी रमाई पिल्लई नॉवेल्स लिखे थे मार्तंड वर्मा, ये जो है कब लिखा गया था, 1891 में लिखा गया था। मार्तंड वर्मा जो नोवेल था वो डिपिक्ट करता था पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ ट्रावनकोर किंगडम, स्पेशली जो मार्तंड वर्मा उसके किंग थे उनके बारे में। राइट, अब यहाँ पे अगेंस्ट था एक्सप्लॉइटेशन ऑफ पीजेंट बाय नायर लैंडलॉर्ड्स, ये नहीं, ये जबकि था कि इट्स आउट टू इवोक द लॉस्ट नायर मिलिट्री ग्लोरी। जो नायर मिलिट्री ग्लोरी जो था उसको रिवोक करना चाह रहे थे, जो भी इनके मिलिट्री ग्लोरी लॉस्ट हो गए थे उसको रिवोक करना चाह रहे थे, तो अगेंस्ट में नहीं था, इसलिए स्टेटमेंट गलत हुआ। नाउ फर्दर यहाँ पे देखो, पहले इंदुलेखा के बारे में देख लेते हैं कि इंदुलेखा को लिखा गया था 1889 में, किसके द्वारा लिखा गया था, ओ चंदू मेनन के द्वारा। ठीक है, और ये फर्स्ट मॉडर्न मलयालम नोवेल था। तो फर्स्ट मॉडर्न मलयालम नोवेल कौन सा था, नोवेल कौन सा था, इंदुलेखा था। और किसके द्वारा लिखा गया था, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ई चंदू मेनन जो है कौन से नोवेल लिखे थे, इंदुलेखा। राइट, नाउ यहाँ पे ब्रीफली देख लो एक बार कि श्री नारायण गुरु एंड डॉक्टर पल्पू ये फाउंडर थे श्री नारायण धर्म परिपालना यज्ञ का, जो कि डेडिकेटेड था टू अपलिफ्टमेंट द इजावाहू कम्युनिटी। और ये कब बनाया गया था, 1903 में बनाया गया था। नाउ लिटरेचर एज वीपन, यहाँ पे देखो बेसिकली ये लोग जो थे श्री नारायण गुरु एंड डॉक्टर पल्पू लिटरेचर को यूज़ किए थे एज ए वीपन अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। लाइक फर्स्ट मॉडर्न नोवेल जो कि इंदुलेखा था, ये अटैक किया था सोशल डोमिनेंस ऑफ नमूदारी ब्राह्मण्स। ये यहाँ के जो ब्राह्मण्स थे ये काफ़ी एक्सप्लॉइटेटिव थे ऑफ लोकल्स पीपल, स्पेशली जो है इजावाहाज कम्युनिटी के लोग थे। अब इसको, इस डोमिनेंस को ब्रेक करने के लिए इन्होंने लिटरेचर को एज ए वीपन यूज़ किया और यहाँ पे मास एजुकेशन किया। ठीक है, राइट आंसर पता चल गया इसका। नाउ 58 नंबर देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट महात्मा गांधी साउथ अफ्रीकन एक्सपीरियंसेस, जो कि 1893 से 1914 तक रहे थे ये साउथ अफ्रीका में, इज ट्रू। बेसिकली इन महात्मा गांधी का साउथ अफ्रीका का जो भी एक्सपीरियंस था उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है वो बताना है। 3 स्टेटमेंट दिया हुआ, ऑप्शन देख लो, मैक्सिमम तीनों सही हो सकते हैं, मिनिमम एक भी सही हो सकता है। अब नाउ यहाँ पे देखो कि पहला ऑप्शन कह रहा है कि मुस्लिम मर्चेंट्स वेयर एक्टिवली इन्वॉल्व इन गांधीयन पॉलिटिकल मूवमेंट्स इन साउथ अफ्रीका। बेसिकली कह रहे हैं कि मुस्लिम मर्चेंट्स जो है वो एक्टिवली इन्वॉल्व थे इन द गांधीयन पॉलिटिकल मूवमेंट इन साउथ अफ्रीका। ये बात बिल्कुल सही है ना। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं कि कह रहे हैं कि इन 1906 गांधी लेड ए कैंपेन इन केप टाउन अगेंस्ट द ऑर्डिनेंस ऑन कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन एंड पोजेस फॉर इंडियंस। अब ये देखो यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट है कह रहे हैं कि 1906 में जो गांधी लीड किए थे कैंपेन, कहाँ पे, केप टाउन में, अगेंस्ट द ऑर्डिनेंस ऑन कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन एंड पासेस फॉर इंडियंस। ये बात बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे लोकेशन चेंज हो सकता था, केप टाउन की जगह पे कुछ और हो सकता था। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। नाउ थर्ड स्टेटमेंट देखो कि गांधी बिगेन हिज पॉलिटिकल कैरियर विथ स्ट्रगल्स अगेंस्ट द इम्पोजिशन ऑफ एक्सेसिव टैक्सेस ऑन इंडियन इन केप टाउन। यहाँ पे देखो कि गांधी जो है अपने पॉलिटिकल कैरियर, जो गांधी जी जो थे, बिगेन हिज पॉलिटिकल कैरियर विथ ए स्ट्रगल अगेंस्ट द इम्पोजिशन ऑफ एक्सेसिव टैक्सेस ऑन इंडियंस इन केप टाउन। ये जो है पॉलिटिकल कैरियर इनका शुरू हुआ था कहाँ से, नाटाल इंडियन कांग्रेस का जो सेटअप किया था। 2 रीज़न ये सही है। ठीक है, बट यहाँ पे देखो ये
जो है इन नटाल 1894 में ये स्टार्ट किए थे, तो इसलिए स्टेटमेंट गलत हुआ, राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। अब यहाँ पे देखो, इसको जो है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन एंड पासेस फॉर इंडियंस को बैन कर दिया गया था यहाँ पे, और स्पेशली हार्श रेस्ट्रिक्शन था, इसको ब्लैक एक्ट का भी नाम दिया गया। नाउ गांधी जी को अफ्रीका में कौन बुलाए थे? तो गांधी जी को अफ्रीका में बुलाए थे दादा अब्दुल्ला, और ही वॉज ए बिजनेसमैन देयर, राइट। तो मुस्लिम उनके सपोर्ट से काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे। नाउ यहाँ पे फर्दर देखते हैं कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि सपोर्ट बेस देख लो, मुस्लिम मर्चेंट वेर एक्टिवली इन्वॉल्व इन पॉलिटिकल मूवमेंट। कैंपियन देखो 1906 लेड ए कैंपियन इन कैप्टन अगेंस्ट द ऑर्डिनेंस ऑन कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन पासेस फॉर इंडियंस। टैक्सेशन के बारे में हिज पॉलिटिकल कैरियर बिगन विथ स्ट्रगल अगेंस्ट द इम्पोजेस ऑफ एक्सेसिव टैक्सेस ऑन इंडियंस। बट यहाँ पे जो ये है ना कि कैप टाउन वाला सीन, ये कैप टाउन में नहीं था, ये नटाल में था। और जब नटाल कांग्रेस का सेटअप किए थे इन 1894, वहाँ से शुरू हुआ था, वो कैप टाउन में नहीं था, ठीक है। नाउ 59 नंबर देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ न्यूज़पेपर रिफ्लेक्टेड द कंसर्न्स ऑफ एजुकेटेड इंडियन मुस्लिम्स ड्यूरिंग द खिलाफत मूवमेंट। बेसिकली कह रहा है कि इन सारे न्यूज़पेपर्स में से ऑप्शन ABCD आप देख रहे हो अपने स्क्रीन पे, इनमें से कौन सा न्यूज़पेपर जो है वो रिफ्लेक्ट किया था कंसर्न ऑफ एजुकेटेड इंडियन मुस्लिम, और वो भी किस टाइम पे? खिलाफत मूवमेंट। अब आपको पता होना चाहिए कि खिलाफत मूवमेंट का जो टाइम पीरियड था वो कब था? 1919 से लेकर 1924 तक ये खिलाफत मूवमेंट का टाइम था। नाउ यहाँ पे एजुकेटेड इंडियन मुस्लिम्स से रिलेटेड कौन सा न्यूज़पेपर कंसर्न था? पहला ऑप्शन देखो कि कॉमरेड एंड हमदर्द, ये दोनों जो है इंडियन मुस्लिम से कंसर्न था, खिलाफत मूवमेंट के टाइम पे था, ठीक है, उसके ड्यूरेशन के टाइम पे। बट ये हॉलिस्टिकली नहीं है, यहाँ पे नीचे और भी ऑप्शन देखोगे तो कि कॉमरेड था, यहाँ पे हमदर्द था, जमींदार था, अल हिलाल था। ये एक हॉलिस्टिक कवरेज है, ये सारे जो है न्यूज़पेपर कवर कर रहे थे या कंसर्न रख रहे थे टू एजुकेटेड इंडियन मुस्लिम ड्यूरिंग द खिलाफत मूवमेंट। राइट आंसर ऑप्शन डी है। नाउ फर्दर जो यहाँ पे ऑप्शन है जैसे कॉमरेड एंड हमदर्द, कॉमरेड जो है एक तरह का इंग्लिश न्यूज़पेपर था, राइट, और ये जो है 1911 में इसको सेटअप लाया गया था या पब्लिश किया गया था। और इसको कॉमरेड को और हमदर्द, जैसे हमदर्द एक उर्दू न्यूज़पेपर था और ये 1913 में पब्लिश होता था। कॉमरेड एंड हमदर्द दोनों जो है लिखा गया था किसके द्वारा? मौलाना मोहम्मद अली जौहर के द्वारा, ठीक है। बेसिकली कॉमरेड्स जो है इंग्लिश में था और ये डील कर रहा था ब्रिटिशर और उस जो एलाइट क्लास के लोग थे जो इंग्लिश को सही से समझते थे उनसे, और हमदर्द उर्दू में था। ये बेसिकली मास मोबिलाइजेशन को कनेक्ट करने के लिए ये हमदर्द न्यूज़पेपर इन्होंने स्टार्ट किया था, किसने? मौलाना मोहम्मद अली जौहर। नाउ अगर फर्दर आपसे पूछ ले कि कॉमरेड एंड हमदर्द वाज रिटन बाय, इवन कॉमरेड भी किसके द्वारा लिखा गया था, तो वो किसके द्वारा होगा? मोहम्मद अली जौहर के द्वारा, ठीक है। नाउ यहाँ पे देखो कॉमरेड तो हमने देख लिया। हिंदुस्तान टाइम्स देखो, हिंदुस्तान टाइम्स किसने लिखा है? इसके फाउंडर कौन थे? सुंदर सिंह लायलपुरी, ठीक है, सुंदर सिंह लायलपुरी। ये चीज़ देख लो यहाँ पे, सुंदर सिंह विजिबिलिटी के लिए सुंदर सिंह लायलपुरी जो है ये हिंदुस्तान टाइम्स के फाउंडर हैं। नाउ जमींदार एंड मुस्लिम वॉइस देखो, जमींदार तो हम अभी देखेंगे यहाँ पे। अब देखो वैल्यू एडिशन यहाँ पे, न्यूज़पेपर जो रिफ्लेक्टिंग द कंसर्न ऑफ एजुकेटेड इंडियन मुस्लिम्स इंक्लूडेड, जैसे कॉमरेड था, हमदर्द था, जमींदार था एंड अल हिलाल था। यहाँ पे देखो जमींदार, जमींदार किसके द्वारा लिखा गया है? बेसिकली जमींदार न्यूज़पेपर जो है वो कौन से लैंग्वेज में था? उर्दू में था, और ये माउथ पीस था इंडियन मुस्लिम्स का, ठीक है। इसके थ्रू जमींदार न्यूज़पेपर के ही थ्रू जो है मुस्लिम्स अपने वॉइस को रेज करते थे। जमींदार जो न्यूज़पेपर था उसको मेन एडिटेड किसके द्वारा किया गया था? तो मौलाना जफ़र अली खान। और इस नाम को याद रखना कि जमींदार जो न्यूज़पेपर था उससे कौन नाम एसोसिएटेड था? मौलाना जफ़र अली खान। अब हमदर्द और उसके बारे में तो हमने देख लिया है, कॉमरेड के बारे में। अल हिलाल के बारे में देखते हैं, ये काफ़ी फेमस न्यूज़पेपर है। ये एक उर्दू न्यूज़पेपर था, और कौन सा था? डेली नहीं था, ये वीकली था। इस बात को ध्यान रखना कि अल हिलाल वॉज ए वीकली न्यूज़पेपर। और इसको किसने लिखा था? तो मोहम्मद, या कौन पब्लिश करते थे? मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। इसको बहुत सही से ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन फर्दर पूछा जा सकता है दोबारा। अल हिलाल वैसे पूछा भी जाता है। तो एक क्वेश्चन और इतने सारे इन्फॉर्मेशन कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ये सब सारे 20,000 पेड कोर्स वाले कंटेंट आपको मैं फ्री में दे रहा हूँ, तो एटलीस्ट अगर सही लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करना। नाउ 114 क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि तुंगभद्रा प्रोवाइडेड सस्टेंसेस टू विच एम्पायर। बेसिकली कह रहे हैं कि तुंगभद्रा जो है कौन से एम्पायर से एसोसिएटेड था, या उससे रिलेटेड ट्रेड और बाकी सारी एक्टिविटी जो है कौन से एम्पायर से
एसोसिएटेड था इन सारे में से? चोलास, विजयनगर, वाकाटकास एंड पांड्यास। तो बेसिकली तुंगभद्रा रिवर जो है वो विजयनगर से एसोसिएटेड था। अब तुंगभद्रा जो है ट्रिब्यूटरी है किसकी? ये कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। और तुंगभद्रा रिवर पे जो मेजर सिटी है हम्पी एसोसिएटेड है। हम्पी किसका था? इसका कैपिटल था विजयनगर का, ठीक है। तो ये है, हम्पी में काफ़ी सारे टेम्पल्स भी हैं, वो भी हम देखेंगे। नाउ फर्दर यहाँ पे मेजर किंगडम है, जैसे चोला होगा, वाकाटका हो गया, पांड्यास हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है रिवर एसोसिएटेड से, तो हम जो वैल्यू एडिशन करेंगे वो रिवर्स बेस्ड ही करेंगे बाकी का, ठीक है। अब चोला रिवर जो चोला जो एम्पायर था वो मेजरली कौन से रिवर से एसोसिएटेड था? बेसिकली कावेरी रिवर जो है चोला एम्पायर से ऑलमोस्ट सेंट्रिक था, ठीक है। वाकाटका का देखोगे तो वाकाटका जो है गोदावरी रिवर से एसोसिएटेड था, एंड पांड्यास रिवर जो है वागाई रिवर से एसोसिएटेड था। पांड्यास किंगडम एंड वाकाटकास किंगडम, वाकाटका कौन था? गोदावरी रिवर, एंड पांड्यास किंगडम किससे एसोसिएटेड था? वागाई रिवर से। वागाई किसकी ट्रिब्यूटरी है ये मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज किसकी है ये कमेंट बताओ भाई, कुछ तो एक्टिव हो, कमेंट तो करो यार, आप लोग नहीं करते हो, ठीक है। उससे मुझे भी पता चलेगा कि कितने एक्टिव हो, क्या इन्फॉर्मेशन आपको सही लग रहा है या नहीं। नाउ सी तुंगभद्रा रिवर प्रोवाइडेड द इसेंशियल सब्सटेंसेस फॉर द विजयनगर एम्पायर। और यहाँ पे ये देखो, ये है कृष्णा रिवर, राइट, और इसकी ट्रिब्यूटरी है तुंगभद्रा रिवर। नाउ यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। कह रहा है पहला ऑप्शन जो है द मार्क्सिस्ट थ्योरी रिपोर्टेट्स द आइडिया ऑफ द एटॉमिज्ड एंड एलिनेटेड इंडिविजुअल्स, ये बात सही है। बट सेकंड जो स्टेटमेंट कह रहा है कि मार्क्सिज्म अपहोल्ड्स द आइडिया ऑफ नेचुरल राइट्स ऑफ मैन एंड इंडिविजुअल्स, ये बेसिकली नहीं कह रहा था, क्योंकि जो भी रीजन ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री है, आई एम सॉरी फॉर दैट, इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। बट आंसर जो है ऑप्शन ए है, ठीक है, इसका देख लेना। यहाँ पे कुछ खास नहीं है, बेसिकली ये जो है क्रिटिक थे, जो मार्क्सिज्म या मार्क्सिस्ट आइडिया था वो एक क्रिटिक था नेचुरल राइट्स ऑफ मैन एंड इंडिविजुअल्स का। नाउ 65 नंबर देखोगे, 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सोशल रिफॉर्मर राजा राम मोहन रॉय इज फॉल्स। यहाँ पे राजा राम मोहन रॉय के बारे में 3-4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसमें बताने कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। अब देखो कि जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि राजा राम मोहन रॉय बिलोंग टू द जेनेटरी क्लास हुज पावर्स हैज बीन डिमिनिश्ड बिकॉज ऑफ द इम्पोजिशन ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट। यहाँ पे देखो ये स्टेटमेंट जो है ठीक है, नहीं है, पहला स्टेटमेंट गलत है। एक्चुअली क्या हुआ था ना कि जब परमानेंट सेटलमेंट आया था तो जमींदार लोग थे वो उनका पोजीशन काफ़ी सही इंप्रूव हो गया था, क्योंकि वो मिडिल मैन थे। नाउ राजा राम मोहन जो है ये ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली से थे, और ब्राह्मण फैमिली जो है उस टाइम पे सुपीरियर था, एक जमींदार था, तो उनको काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस मिले थे उस कंपेयर में। तब यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो है डिमिनिश्ड हो गया था बिकॉज ऑफ इम्पोजिशन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। ये स्टेटमेंट गलत है, राइट आंसर जो है ऑप्शन ए ही हो जाएगा। नाउ फर्दर हम लोग बी में देखते हैं कि बी स्टेटमेंट क्या कह रहा है। ही स्टडीड बोथ वेदांतिक मोनिज्म एंड क्रिश्चियन यूनिटेरियनिज्म, राइट। अब ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इन्होंने दोनों वेदांतिक मोनिज्म क्यों पढ़ा था, उनसे उनको क्या कौन सी फिलॉसफी मिली थी कि वन गॉड इन उपनिषद। बेसिकली वेदांतिक मोनिज्म पढ़ने के बाद से उनको ये समझ में आया था कि सिर्फ एक ही गॉड के बारे में बात की गई है उपनिषद में, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि क्रिश्चियन यूनिटेरियनिज्म से उनको क्या मिला था कि इससे ये मिला था कि ये प्रमोट करेंगे यूनिवर्सल मोनोथिज्म को, बेसिकली अगेन वन गॉड वाला कंसेप्ट। और इसलिए आप देखोगे कि इनका मेजर प्रोपोगेशन जो था वो वन गॉड या मोनोथिज्म से सेंट्रिक था, राइट। अब सी स्टेटमेंट देखो, सी कह रहा है कि ही ट्रांसलेटेड द उपनिषद इनटू बंगाली। बिल्कुल ये भी बात सही है कि इन्होंने उपनिषद को ट्रांसलेट किया था बंगाली, इवन वेदास एंड उपनिषद दोनों का ट्रांसलेट किया था बंगाली में। क्यों किया था? टू प्रूफ एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट जो है वो भी सपोर्ट करता है मोनोथिज्म को, इसलिए, ठीक है। अपने स्टेटमेंट जो इनका फिलॉसफी था वन गॉड यूनिवर्सल मोनोथिज्म वाला, उसको प्रूव करने के लिए इन्होंने वेदास उपनिषद को ट्रांसलेट किया था इन बंगालीज में, और ये सबके लिए ओपन रखे थे कि सबको इसे पढ़ सकता है। नाउ डी स्टेटमेंट है हिज फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन वाज द आत्मीय सभा फाउंडेड इन कलकत्ता इन 1815। अब यहाँ पे देखो ये बात भी सही है, क्योंकि यहाँ पे इनको डिस्कस करना था रिलीजियस ट्रूथ एंड प्रमोट करना था सोशल रिफॉर्म को, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन ए ही हो गया, ठीक है। अब नाउ यहाँ पे कुछ वैल्यू एडिशन ये है कि राजा राम मोहन रॉय को राजा का टाइटल को किसने दिया था, तो अकबर II ने दिया था, ठीक है।
नाउ क्वेश्चन नंबर 66 हम लोग डिस्कस करते हैं। आई होप कि राजा राम मोहन राय जी के बारे में आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल गया है। नाउ 66 नंबर क्वेश्चन है कि विच आर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक अबाउट स्टेट ऑफ ट्रावनकोर इन 18th सेंचुरी केरला इज आर करेक्ट, राइट। अब स्टेट ऑफ ट्रावनकोर के बारे में हमें बताना है। ट्रावनकोर कहाँ था? केरला में था, और वो भी किस सेंचुरी के बारे में? 18th सेंचुरी में। 18th सेंचुरी क्या है? 1701 से लेकर 1799 तक ये 18th सेंचुरी का टेन्योर है। पहला चीज़। नाउ जो स्टेटमेंट है, अब देखो यहाँ पे कि 1 and 2, 2, 1, 2, 3 and 1, एक अमेजिंग ट्रिक बताते हैं, ठीक है। अमेजिंग ट्रिक, जो भी CDS या फिर NDA का क्वेश्चन होंगे या फिर CAPF का क्वेश्चन होंगे, देखो अभी का मैं नहीं बता रहा क्योंकि लास्ट 2 टर्म्स से क्वेश्चन मैं नहीं देख रहा, बट टिल 2024 तक जितने भी ऑप्शन में जो ऑल द कंप्लीट ऑप्शन जैसे 1, 2, 3 है या 1, 2, 3, 4 है, उसमें अगर D ऑप्शन से ऊपर कहीं भी ये आया हो तो 90% क्वेश्चंस ऐसे थे जहाँ पे ये चांसेस था कि ऑल द 4 स्टेटमेंट करेक्ट है। यानी कि जो एग्जामिनर है वो ऑलरेडी हिंट दे दिया था कि जब भी मैं ऑप्शन ऑल द अबव डालूँ एंड दैट टू एक्सेप्ट ऑप्शन D कहीं भी डालूँ ABC में, तो 90% चांसेस था कि वो ऑल ऑफ द अबव ही आंसर होगा अंटिल समथिंग एक्सट्रीम्स फाउंड, ठीक है। तो ये एक हिंट था कि हम लोग कभी भी हम लोग देखते थे कि ऑप्शन 1, 2, 3 है इन द अबव आंसर, डायरेक्ट बिना स्टेटमेंट पढ़े हुए डायरेक्ट हम लोग C लगा देते थे। अगर 7 क्वेश्चन ऐसे थे तो 6 क्वेश्चन का गारंटी था कि ये क्वेश्चन सही होंगे, ठीक है। अभी भी देखो यहाँ पे भी स्टेटमेंट देखो अबव ऑप्शन C है, ठीक है। 1, 2, 3 ऑल द स्टेटमेंट जो है D में नहीं होके 1, 2 C में है, तो ये स्टेटमेंट ऐसे ही मैं मान के चलता हूँ कि आंसर सही है। अपना वो स्टेटमेंट देखते हैं। ट्रावनकोर वॉज रूल्ड बाई मार्तंड वर्मा फ्रॉम 1729 to 1758। कैन यू एक्सप्लेन मी कि क्या आप UPSC आपसे एक्सपेक्ट करता है कि इतनी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो है उसका जो टेन्योर है वो याद रहे आपको? ये ऑलरेडी कह रहा है कि सही है भाई, इसको सही करके चलो। दिस इज द वे टू लर्न PYQ, दैट्स वाई आई सेड कि PYQ to FYQ लर्निंग इज द की कंसेप्ट, हाउ स्टेटमेंट्स आर फॉर्म्ड, what are the correction, means if the statement are being correct or incorrect is because of one single keyword, either its name replacement or it's the keyword, right, like long short swapping या फिर इंक्रीज डिक्रीज स्वैपिंग, ठीक है। ऐसे ही चीज़ें नेम स्वैपिंग कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट है कि ट्रावनकोर बिल्ट ए स्ट्रॉन्ग आर्मी एंड डिफीटेड द डच इन 1741, ठीक है। यहाँ पे ये सिंगल स्टेटमेंट है, सिंगल ईयर है, तो इसका ईयर चेंज हो सकता था, यहाँ पे 45 हो सकता था, यहाँ पे 56 हो सकता था, कुछ भी। तो इस पे हम लोग ध्यान देते हैं। दो ये चीज़ें स्टेट PCs में फोकस्ड होती है, जो ईयर चेंज करने वाला होता है। UPSC जनरली ऐसा नहीं करता है, ठीक है। और यहाँ पे डच की जगह पे कुछ फ्रांच हो सकता था, पोर्तुगीज हो सकते थे, कुछ भी हो सकता था, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पढ़ने पड़ेंगी, ये तो याद करने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। ट्रावनकोर बिल्ट ए स्ट्रॉन्ग आर्मी एंड डिफीटेड द डच इन 1751। सिंस ये बहुत ही सिग्निफिकेंट इवेंट था कि पहली बार कोई मतलब इंडियन नेवल आर्मी जैसे सॉरी जो फॉरेनर थे, ठीक है, उनके आर्मीज़ को किसी राजा ने हराया था, तो ये काफ़ी सिग्निफिकेंट इवेंट था, ठीक है। इसलिए ये याद रखना चाहिए हम सबको। नाउ जो थर्ड स्टेटमेंट है, ट्रावनकोर वाज एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग, ये भी बात बिल्कुल सही है। अब ये तीनों स्टेटमेंट सही है, राइट आंसर ऑप्शन C हो गया, ठीक है। जस्टिफाई भी हो गया। नाउ वैल्यू एडिशन देखो कि जो मार्तंड वर्मा थे उनको एक और नाम से जाना जाता था, और वो क्या था? अनिजामान तिरुनल, ठीक है। तो अगर आपको आगे चल के मार्तंड वर्मा का अदर नेम पूछ दे कि अनिजामन त्रिमल, ठीक है, तिरुनल, या फिर कुछ और बोल दे, ठीक है, कि अनिजुमन तिरुनल जो है वॉज द किंग ऑफ ट्रावनकोर और समथिंग फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, या फिर ये टाइम पीरियड दे दे, तो अनिजुम तिरुनल को एसोसिएट करना मार्तंड वर्मा से, दैट्स इट। नाउ यहाँ पे जो डच को हराए थे वो कौन से 1741 में हराए थे, और कौन हराए थे? मार्तंड वर्मा उस टाइम के किंग थे, और बैटल का नाम क्या था? तो बैटल ऑफ कोलाचल। अब आगे फर्दर बहुत सारे आप खुद देखोगे कि बैटल ऑफ कोलाचल के बारे में कितनी बार पूछा हुआ है। तो बैटल ऑफ कोलाचल यहाँ पे समराइज कर लेते हैं कि बैटल ऑफ कोलाचल जो है 1741 में लड़ा गया था। किसके खिलाफ, मतलब कौन कौन लड़े थे? तो ट्रावनकोर एंड डच आर्मी लड़ा था। ट्रावनकोर की ओर से कौन थे? तो मार्तंड वर्मा थे, और डच के हिसाब से जो किंग था वो था, उसका नाम एक्चुअली जो आर्मी चीफ था उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, बट आर्मी चीफ का भी नाम देख लेना, समटाइम्स वो पूछ देता है। मेजर चीज़ है कि बैटल ऑफ कोलाचल आपको याद रखना है कि बैटल ऑफ कोलाचल जो है
इसमें क्या हुआ था कि ट्रावनकोर ने डिफीट किया था किसको, डच को। कब लड़ा गया था बैटल ऑफ कोलाचल, 1741 में। रिपीट विथ मी, आई कैन गारंटी कि आपको पूरी चीज़ें याद हो जाएगी विद इन मतलब 1-2 रिपीटेशन मैक्सिमम, ठीक है। अब सिंस मार्तंड वर्मा और इनके जो सक्सेसर थे, जो जिनका नाम है राम वर्मा, नाउ मार्तंड वर्मा के सक्सेसर कौन थे, तो रामा वर्मा थे, ठीक है। ये काफ़ी लिबरल किंग थे जैसे लाइक लॉर्ड राम, तो इसलिए इनका भी नाम रामा वर्मा पड़ा था। और इन दोनों ने काफ़ी ही ज़्यादा प्रमोट किया था एज ए सेंटर ऑफ लर्निंग, ठीक है। तो इसलिए ये थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिले, कैसा लग रहा है यार प्लीज़ कमेंट में बताओ, मज़ा आया। नाउ 72 नंबर देखो कि उपारी रेफर्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ये टर्म्स पूछने का पुराना आदत है यूपीएससी का कि ये जो टर्मोलॉजी, हिस्टोरिकल टर्मोलॉजी जो है ये पूछता है, और वो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स। अब पहला जो है ऑप्शन है कि ए फॉर्म ऑफ मराठी पोएट्री डेट इमर्ज ड्यूरिंग द मराठा पीरियड। नहीं, उपारी जो है ये पोएट्री नहीं था, ए फॉर्म ऑफ मराठी पोएट्री नहीं था। बी जो है एक कैटेगरी ऑफ टेनेंसी टेन्योर था जो कि हेल्ड अंडर द मराठा रिजिम। देखो टेनेंसी टेन्योर बेसिकली कह रहा है ये किससे है, ये एग्रीकल्चर से है एसोसिएटेड, ठीक है, क्योंकि टेनेंट यहाँ पे शामिल है। तो उपारी जो है बेसिकली एक एग्रीकल्चर ही टर्म था जो कि एक कैटेगरी था टेनेंसी टेन्योर का, हेल्ड अंडर द मराठा रिजिम, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन इसका बी ही होगा। फर्दर देखते हैं, एक कोर्ट ऑफिशियल ड्यूरिंग मराठा रूल। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है, मैं आपको बताता हूँ, उपारिका, ठीक है। उपारिका एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल था, ठीक है, किसके टाइम पे, तो गुप्ता पीरियड के टाइम पे था, ठीक है, ना कि मराठा रूल के टाइम पे नहीं था। तो अब सोच सकते हो उपारी एंड उपारिका, कन्फ्यूज़न आपको लाने के लिए यहाँ पे कोर्ट ऑफिशियल लाया है, ठीक है। इसको याद रखना कि कोर्ट ऑफिशियल था उपारिका, और ये किसके टाइम पे था, गुप्ता पीरियड के टाइम पे। नाउ डी ऑप्शन कर रहा है कि ग्रुप ऑफ पीजेंट हु रिबेल्ड अगेंस्ट देयर ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स अंडर द मराठा रूल। ये बात गलत है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है ना कि यहाँ पे वैल्यू एडिशन देखना थोड़ा सा, ये फॉर्म ऑफ मराठी पोएट्री डेट इमर्ज ड्यूरिंग द मराठा पीरियड। अब कौन सी मराठी पोएट्री था जो इमर्ज हुआ था मराठा पीरियड के टाइम पे, तो वो था अभंगाज एंड पोडाज, ठीक है, पोडाज। इसको देखना यार क्या पढ़ते हैं, POWADAS, पोडाज, ठीक है। अभंगाज एंड पोडाज जो है दो तरह के। अब ये क्या है, ये दोनों वर्ड आगे देकर पूछ दे कि ये क्या होगा, तो ये जो है बेसिकली मराठी पोएट्री था जो कि इमर्ज हुआ था ड्यूरिंग मराठा पीरियड। यही एक्सप्लेनेशन, कुछ ज़्यादा खास नहीं है यहाँ पे। थोड़ा सा देख लेते हैं कि उपारी जो क्या था, ये स्पेशल कैटेगरी ऑफ टेनेंसी टेन्योर था जो कि हेल्ड अंडर था मराठा रिजम। बेसिकली जो है ये टर्म जो है उपारी, ये क्या बताता था, एग्रीगेरियन इकोनॉमी एंड हायरार्की के बारे में बताता था अब द मराठा रेजिम। अब देखो जो भी मराठा पीरियड था, ठीक है, उनके टर्मिनोलॉजी को आप थोड़ा टर्मिनोलॉजी को एक बार देख लेना कहाँ से, तो जो लूसेंट का बुक है ना उसमें टर्मिनोलॉजी काफ़ी ज़्यादा दिया होगा मराठा एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, तो वो टर्मिनोलॉजी एक बार देख लेना, एक बार काफ़ी नहीं। और जो मराठा में जो ये जो है ना एडमिनिस्ट्रेटिव था, 8 बॉडी थे, उनके पोजीशन देख लेना, ठीक है। नाउ 73 नंबर देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सन्यासी एंड फकीर अपराइजिंग। अब सन्यासी एंड फकीर अपराइजिंग के बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है। नाउ यहाँ पे भी मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ कि 1 2 3 4 यहाँ पे 4 स्टेटमेंट है। मैक्सिमम करेक्ट कितने हो सकते हैं, तो 3 ही करेक्ट हो सकते हैं। मिनिमम करेक्ट कितने हो सकते हैं, 1। चारों करेक्ट नहीं हो सकते हैं, तो आपको एक गलत स्टेटमेंट निकालना है, राइट। तो गलत स्टेटमेंट यहाँ पे कौन है, ऑप्शन यहाँ पे नीचे से जाते हैं, नीचे से ऊपर पढ़ते हैं। आर देखो सन्यासी एंड फकीर अपराइजिंग जो है आर कंटेम्परेनियस विद द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आपको पता है कि 1920 के अराउंड था, 22 तक, है ना। तो नॉन कोऑपरेशन और सन्यासी एंड फकीर अपराइजिंग काफ़ी पुराना है, ठीक है, 1763 से 1800 के बीच में है, तो फोर्थ स्टेटमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ से ख़त्म। नाउ ऑप्शन 2 का हम देखते हैं, क्योंकि देखो 1 1 3 एंड 1 2 3, तो हम सिर्फ 2 देख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा ना, अगर 2 करेक्ट हुआ तो फिर अपना डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। कह रहा है कि सन्यासी एंड फकीर अपराइजिंग में 1 रीजन फॉर द अपराइजिंग वाज द बैन ऑन फ्री मूवमेंट ऑफ द सन्यासी अलोंग पिलग्रिमेज रूट। अब आप एक बात बताओ कि इस स्टेटमेंट में क्या गलत हो सकता है। सन्यासी या फकीर जो है लड़ाई कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, रिवॉल्ट कर रहे हैं, तो उनका कारण क्या हो सकता है, 2 चीज़ें हो सकती है। इधर जो उनके रिलीजियस रिचुअल्स हैं उसको आप अफेक्ट कर रहे हो, ठीक है, या फिर जो है उनके बीच में इंटरफेयर कर रहे हो, उनका जो भी सोशल हायरार्की होगा उसके बीच में। अब यही तो कह रहा है कि एक रीज़न था
कि जो अपरेजिंग था वो बैन हो गया था, वाज द बैन ऑन फ्री, उनके जो फ्री मूवमेंट था उस पर बैन लगा दिया गया था, ठीक है। और वो भी कहाँ पे नहीं मूव करना है, जो भी पिलग्रिमेज रूट था, जो उनके रिलीजियस बिलीफ थे उस जगह पे जाने से उनको मना कर दिया गया था, उस रूट को फॉलो नहीं करना था। तो ये ऑब्वियसली सा रीज़न है ना कि ये हो सकता है, इसलिए तो वो रिवॉल्ट कर रहा है ना। अब सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हुआ, सेकंड यहाँ पे कहीं नहीं है एक्सेप्ट ऑप्शन सी, राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया, ठीक है। ऑप्शन से ऐसे जाते हैं, पहले हमने ऑलरेडी स्टेटमेंट वाइज देख लिया है क्या सही है क्या गलत है बाकी क्वेश्चंस में, बट ऐसे से कभी कभी जब टाइम कम पड़ जाता है तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंगली स्टेटमेंट चेक करना होता है, ठीक है, और ये क्विकली आंसर आपको मिल जाता है। नाउ पहला ऑप्शन भी देख लेते हैं, आगे फर्दर पूछ सकता है, दिस अपरेजिंग रेफर्स टू ए सीरीज ऑफ सिक्रमिसेस बिटवीन द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ए ग्रुप ऑफ सन्यासी एंड फकीर्स, ऑब्वियसली और कौन इनको रोकेगा, ठीक है। इन द कोर्स ऑफ अपरेजिंग इन 1773 वॉरेन हेस्टिंग्स इशूड प्रोक्लेमेशन बैनिशिंग ऑल सन्यासीज फ्रॉम बंगाल एंड बिहार, यहाँ पे देखो ऑल बोला है और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 1773 के टाइम पे आपको पता है कि गवर्नर बंगाल का कौन था, वो वॉरेन हेस्टिंग था, है ना। और इसने क्या किया था, एक प्रोक्लेमेशन इशू किया था और बैन कर दिया था सारे जो है सन्यासी जो भी थे फ्रॉम बंगाल एंड बिहार, उनके मूवमेंट को सारे को, ठीक है। तो ये अपरेजिंग यहाँ पे देखने को मिलेगा सन्यासी एंड फकीर का, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। नाउ आपको पता चल गया कि सन्यासी एंड फकीर अपरेजिंग रीजन क्या था, बिहार बंगाल था, और टाइम पीरियड क्या था 1763 से लेकर 1800 तक। फर्दर यहाँ पे देख लेते हैं कि जो कन्फ्लिक्ट था इस सीरीज ऑफ सिकमरीज बिटवीन द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ग्रुप ऑफ सन्यासीज एंड फकीर, ये स्टेटमेंट ठीक है, कन्फ्लिक्ट इनके बीच में था। स्पार्क क्या हुआ कि द ब्रिटिश प्लेस्ड ए बैन ऑन, क्यों मतलब ये मूवमेंट स्पार्क में आया कि ब्रिटिश प्लेस्ड ए बैन ऑन द फ्री मूवमेंट ऑफ सन्यासीज अलोंग ट्रेडिशनल पिलग्रिमेज रूट, ये भी बात ट्रू है। नाउ रिएक्शन क्या हुआ कि इन 1773 वॉरेन हेस्टिंग ने इशू किया प्रोक्लेमेशन बैनिशिंग ऑल द सन्यासीज फ्रॉम बिहार एंड बंगाल, ठीक है। बेसिकली जो है बाद में रिएक्शन सप्रेस करने के लिए इसने काफ़ी मार्केट मचाया होगा वॉरेन हेस्टिंग ने, तो फर्दर यहाँ पे और सन्यासी को भगाने की कोशिश की होगी, ऐसी वाली सीन है, ठीक है। नाउ 79 नंबर हम देखते हैं कि विच आर द फॉलोइंग फीचर ऑफ ए स्टेट ऑफ आरकोट इन 18th सेंचुरी साउथ इंडिया आर करेक्ट। द फाउंडर ऑफ डायनेस्टी दैट रूल आरकोट वॉज दाऊद खान पन्नी एंड सदौतल्ला खान, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो फाउंडर ऑफ डायनेस्टी जो थे, जो आरकोट में रूल किए थे वो कौन थे, दाऊद खान पन्नी एंड सदौतल्ला खान बाद में उसके रूलर बने। और ये डायनेस्टी का टाइम पीरियड था 1705 से लेकर 1710 के बीच में। सदौतल्ला खान बेसिकली 1710 में बने थे इसके रूलर, ठीक है। और ये डायनेस्टी का क्या नाम था, जैसे दाऊद खान पन्नी एंड सदौतल्ला खान का नाम अगर दें तो दो चीज़ें एसोसिएट करना, पहला तो ये आरकोट से थे, और दाऊद खान पन्नी एंड सदौतल्ला खान ये फाउंडर थे कौन सा, नवायात डायनेस्टी जो था उससे एसोसिएटेड थे, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट है, आरकोट बिकेम द साइट ऑफ प्रोट्रैक्टेड स्ट्रगल बिटवीन द इंग्लिश एंड डच ईस्ट इंडिया कंपनीज फ्रॉम द 1740s। एग्जैक्ट डेट नहीं दिया हुआ है, ठीक है, बट 1740s कह रहा है, ठीक है। और ये इंग्लिश और डच के बीच में स्ट्रगल बता रहा है। तो स्टार्टिंग में आरकोट जो है इंग्लिश और डच के बीच में स्ट्रगल था, बट लेटर जो है ये इंग्लिश और फ्रेंच के टर्म में कन्वर्ट हुआ, क्योंकि आरकोट जो है फर्दर चेंज हो गया इन द एम्पायर ऑफ कर्नेटिक, एंड कर्नेटिक वॉर हम जानते हैं कि इंग्लिश और फ्रांस के बीच में लड़ा गया था, तो होगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट अभी के लिए हमारे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है 1 and 2। नाउ थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन वाज ए की फीचर ऑफ द स्टेट ऑफ आरकोट इन द 18th सेंचुरी। यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन नहीं था, बेसिकली जो है डी हटा दो, सेंट्रलाइजेशन जो है की फीचर था ऑफ द स्टेट ऑफ आरकोट इन 18th सेंचुरी, ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट है, तो ये स्टेटमेंट गलत हुआ ना, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन का है। फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है कि द अदर मेजर स्टेट टू इमर्ज इन साउथ इंडिया एट द टाइम वाज मैसूर, उसके बाद से तो मैसूर का इवॉल्व तो आप देखे ही होंगे वहाँ पे साउथ में। राइट आंसर ऑफ 1, 2 एंड 4 हो गया, क्योंकि 3 गलत है, करेक्ट पूछा हुआ है। नाउ मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में कि विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट म्यूजिकल कल्चर इन 18th to 19th सेंचुरी नॉर्थ इंडिया। यहाँ पे ध्यान रखना, नॉर्थ इंडिया का म्यूजिकल कल्चर के बारे में पूछा है, और वो भी कैसा, नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। 3 ऑप्शन दिया हुआ है, हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे सिंस नॉट करेक्ट दिया हुआ है तो डायरेक्ट इसका आंसर ये मार्क करके मत आना, ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट जो है जनरलिस्टिक और एक्सट्रीम स्टेटमेंट भी देखना होंगे, यहाँ पे वो एक्सेप्शन वाला चीज़ आ जाता है। द पीरियड वॉज मार्क्ड बाई द ग्रोइंग इमिनेंस ऑफ सरदंग नेमत खान हु इंट्रोड्यूस द कयाल फॉर्म। अब यहाँ पे आपको याद करना है, सदरंग
नियामत खान, इन्होंने क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था कयाल फॉर्म को, और वो भी कौन से साइड में, तो नॉर्दर्न साइड में। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, इसको याद रखना कि कयाल फॉर्म ऑफ म्यूजिक इन द नॉर्थ इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस बाई, तो वो थे सदरंग नियमत खान। नाउ सेकेंड स्टेटमेंट क्या है कि ए लार्ज नंबर ऑफ म्यूजिशियन मूव्ड आउट ऑफ रीजनल सेंटर्स टू दिल्ली वेयर दे होप्ड दे वुड रिसीव मोर एम्प्लॉयमेंट एंड पेट्रोनेज। बेसिकली यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है, और गलत क्यों है कि यहाँ पे रीजनल सेंटर से दिल्ली नहीं आए थे, यहाँ पे दिल्ली से रीजनल सेंटर पे गए थे, ठीक है। तो दिल्ली से मूव अवे किए थे टू रीजनल सेंटर्स। बेसिक स्वैपिंग है, ठीक है, और एग्जाम प्रेशर में आदमी गलत करके आ जाता है, इस स्टेटमेंट को सही मान जाएगा। नाउ टू जो है गलत है। थर्ड स्टेटमेंट देखो, द पीरियड वॉज मार्क्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक रीजन बेस्ड घरानाज, बिल्कुल जैसे कि ग्वालियर घराना हो गया, लखनऊ घराना हो गया, ये सब सारी चीज़ें जो है, लखनऊ घराना हो गया है ना, ग्वालियर हो गया, और वो सब चीज़ें। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। नाउ गलत इसमें पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा हुआ है, तो नॉट करेक्ट ऑप्शन सेकंड हो गया, ठीक है। मतलब सिर्फ 2 ही गलत है, बाकी 1 और 3 सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। नाउ यहाँ पे देखो, नॉर्थ इंडियन जिसको हिंदुस्तानी म्यूजिक बोलते हैं, वो भी 18-19 सेंचुरी में, इसका क्या था कि द शिफ्ट क्या हुआ था, म्यूजिशियन माइग्रेटेड फ्रॉम रीजनल सेंटर टू दिल्ली सीकिंग पेट्रोनेज। ये बात जो है गलत है, ठीक है, क्यों, क्योंकि जो है दिल्ली से कहाँ गए थे, रीजनल सेंटर्स में गए थे, ठीक है। इनोवेटर्स देयर द एरा वाज डिफाइंड बाय द एमिनेंस ऑफ सरदार या सदारंग नेमत खान हु इंट्रोड्यूस कयाल फॉर्म, ये स्टेटमेंट सही है। स्पेसिफिक रीजन बेस्ड घरानाज बिगन टू फॉर्म, और यहीं से ये शुरुआत हो गई। नाउ साउथ, अब देखो सेम क्वेश्चन है बट साउथ पूछ दिया कि अब म्यूजिकल कल्चर साउथ का बता दो। पहला स्टेटमेंट है कि अब इसमें करेक्ट पूछा है, पहले में नॉट करेक्ट पूछा था, दूसरा में करेक्ट पूछा हुआ है। म्यूजिकल डेवलपमेंट वेयर स्पेयर हेडेड बाय द आर्कुट कोट, ये स्टेटमेंट जो है गलत है, यहाँ पे आर्कुट कोट नहीं होगा। तंजावुर रिप्लेस्ड मद्रास एज द कल्चरल कैपिटल ऑफ क्लासिकल म्यूजिक इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, ये स्टेटमेंट भी गलत है। थर्ड कह रहा है कि 3 ग्रेट कंपोजर त्यागराज, दक्षित्र एंड श्यामा शास्त्री एक्सपेरिमेंटेड विद द कीर्ति फॉर्म टू सेट द फाउंडेशन फॉर मॉडर्न कर्नाटिक म्यूजिक, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। त्यागराज, दक्षित्र और श्यामा शास्त्री ये कौन थे, एक्सपेरिमेंट किससे किए थे, कृति फॉर्म से, ठीक है। तो कृति फॉर्म ऑफ म्यूजिक किधर का है, तो बेसिकली कर्नाटिक म्यूजिक है, और ये साउदर्न म्यूजिक कल्चर का पार्ट है, इसको ध्यान रखना। तो ओनली थर्ड स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, बाकी 2 स्टेटमेंट गलत है, और गलत क्यों है थोड़ा सा देख लेते हैं, या फिर जो वैल्यू एडिशन है। तंजावुर रिप्लेस्ड मद्रास एज द कल्चरल कैपिटल ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, यहाँ पे देखो जो ये पार्ट बोला है ना, सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, हो सकता है ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, एग्जैक्टली मैं शायद भूल गया हूँ इसको फर्दर वैल्यूएशन करना, कोई नहीं, एक क्वेश्चन में चलता है। त्यागराज, दक्षित्र एंड श्यामा शास्त्री एक्सपेरिमेंटेड विद द कृति फॉर्म लेइंग द फाउंडेशन फॉर मॉडर्न कर्नाटिक म्यूजिक, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा आप लोग सर्च करना है कि गलत कहाँ हुआ है, मेरे से वो मिस हो गया है। नाउ 100 नंबर क्वेश्चन है कि द इंटरेस्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अफगानिस्तान, बेसिकली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया था उसका क्या इंटरेस्ट था इन अफगानिस्तान, और भी कब, इन द 19th सेंचुरी, ठीक है। तो बेसिकली इनका काम ये था कि जो रशियन एम्पायर का इन्वेजन था उसको थ्रेट था इनको बेसिकली, तो इसलिए अफगानिस्तान को एक बफर स्टेट के रूप में देख रहे थे वो, है ना, और वहाँ पे जाके खड़े हो गए थे कि जो रशिया है थ्रू आउट अफगानिस्तान एंटर ना कर जाए इंडिया में, तो यही था। दूसरा कोई स्पेसिफिक इंटरेस्ट नहीं था, ना कि नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करना था, और ना ही कुछ और था, और ना ही अपना एम्पायर एक्सटेंड करना था, बस प्रोटेक्शन करना था फ्रॉम रशियन एम्पायर, राइट। पहला स्टेटमेंट है कि मेक यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ अफगानिस्तान, अब एक्सप्लेन किया ये नहीं है। इंश्योर दैट द रशियन एम्पायर डिड नॉट हैव एन इन्फ्लुएंस ओवर दी अफगानिस्तान, ये स्टेटमेंट सही है कि मतलब अफगानिस्तान पकड़ लेता तो इंडिया आना ईजी हो जाता, और इसलिए वो अफगानिस्तान में जाकर ब्रिटिश गवर्नमेंट वहाँ पर अपना इंटरेस्ट शो किए थे। सेकंड स्टेटमेंट जो है कह रहा है कि इंक्रीज द रीच ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ये भी मोटिव नहीं था। एस्टेब्लिश है मोनोपोली ओवर द मार्केट ऑफ पाकिस्तान, ये भी नहीं था, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो गया। यहाँ पे देख लो, एक तरह का बफर जोन क्रिएट करना था बेसिकली, ठीक है, क्योंकि रशिया जो है इधर से एंट्री करते हुए अफगानिस्तान आता और अफगानिस्तान से फिर इंडिया पे अटैक करता।
इधर से क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि माउंट एवरेस्ट है और बेसिकली माउंटेन्स है, हिमालयन माउंटेन्स, इसकी वजह से। ठीक है, नाउ 87 नंबर क्वेश्चन देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द विजुअल कल्चर इन द 18 एंड 19 सेंचुरी नॉर्थ इंडिया इज आर करेक्ट। यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा, वो भी कैसा, विजुअल कल्चर, और ये कहाँ का पूछा है, नॉर्दर्न इंडिया का। नाउ साउदर्न का प्रिपेयर कर लेना एक बार अच्छे से। अब कह रहे हैं कि पेंटर्स फ्रॉम पटना एंड मुर्शिदाबाद फ्लॉक टू कोलकाता एंड प्रोड्यूस वाटर कलर इन द इंग्लिश मोड। ठीक है, जो पेंटर है फ्रॉम पटना एंड मुर्शिदाबाद फ्लॉक टू कोलकाता एंड प्रोड्यूसेस वाटर कलर इन द इंग्लिश मोड, ये स्टेटमेंट ट्रू है। सेकंड है, जैसे कि पटना कलम पेंटिंग हम बोलते हैं। नाउ लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेटर बिकेम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एट दिस टाइम, ये भी बात बिल्कुल सही कि लैंडस्केप, उसका जो ओवरऑल लैंडस्केप था या फिर उसमें क्या पिक्चर बनाया जा रहा है, वो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता था। द आर्टिस्ट, यहाँ पे आर्टिस्ट का नाम देखना, आर्टिस्ट जियान अल दीन, भवानी दास एंड रामदास वेयर अडॉप्टेड बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू प्रोड्यूस एल्बम्स ऑफ इंडियन बर्ड्स एंड एनिमल्स। ये बात बिल्कुल सही है कि ये जो भवानी दास या जियान अल दीन, रामदास, ये सब जो है की पेंटर्स हैं ऑफ पटना कलम पेंटिंग्स या फिर अदर फॉर्म ऑफ पेंटिंग टू, तो ये जो है इंडियन बर्ड्स एंड एनिमल का पिक्चर बनाते थे। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। नाउ फोर्थ स्टेटमेंट का, वाइल इंडियंस वेयर इन्फ्लुएंस्ड बाय यूरोपियन आर्टिस्टिक स्टाइल्स, यूरोपियन आर्टिस्ट डिड नॉट विजिट रीजनल कोर्ट। ये स्टेटमेंट गलत है कि यहाँ पे दे डिड विजिट रीजनल कोर्ट्स। ठीक है, और राइट आंसर ऑप्शन ये हो गया 1 2 3, क्योंकि फोर्थ स्टेटमेंट गलत है और यहाँ पे करेक्ट पूछा हुआ है। नाउ यहाँ पे देख लो थोड़ा इंग्लिश मोड ऑफ विजुअल कल्चर क्या था कि पॉलिटिकल पावर शिफ्टेड था, सो आर्टिस्टिक पेट्रोनेज सो डिड। जैसे कि पॉलिटिकल पावर शिफ्ट हुआ तो आर्टिस्टिक पेट्रोनेज भी शिफ्ट हुआ। जैसे कि मुगल से अब ब्रिटिशर पे शिफ्ट हुआ तो उनके आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंस तो देखना पड़ेगा ना, वहाँ पे बढ़ेगा ही। नाउ एविडेंस इसका क्या देखने को मिलेगा कि माइग्रेशन हुआ पेंटर्स का फ्रॉम पटना एंड मुर्शिदाबाद फ्लॉक टू कोलकाता। स्टाइल क्या देखा, दे प्रोड्यूस वाटर कलर इन द इंग्लिश मोड फोकसिंग ऑन लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेटर। पेट्रोनेज क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी कमीशनड आर्टिस्ट लाइक जान अल दीन, भवानी दास, रामदास टू प्रोड्यूस एल्बम्स डॉक्यूमेंटिंग इंडियन बर्ड्स एंड एनिमल्स। ये आप देख सकते हो कि ये लैंडस्केप मोड है। ठीक है, इसके फर्दर जो भी बॉर्डर है वो सारी चीज़ों का भी ध्यान रखा गया, और ये वाटर पेंट था तो कितनी रियलिस्टिक दिख रही है उस टाइम का पिक्चर, आप इससे ही समझ सकते हो इसका। नाउ जो है 93 नंबर देखोगे कि एडिटर एंड जर्नल्स देखना है। यहाँ पे ऐसे डांगे किससे एसोसिएटेड है, तो ऐसे डांगे जो है उनका न्यूज़पेपर था द सोशलिस्ट, ऑप्शन 4। मुजफ्फर अहमद जो है वो किससे एसोसिएटेड थे, या उनका न्यूज़पेपर क्या था, नवयुग जो न्यूज़पेपर था वो मुजफ्फर अहमद से एसोसिएटेड था। गुलाम हुसैन, इनका न्यूज़पेपर कौन सा था, इनकलाब, तो इनकलाब जो न्यूज़पेपर था वो किनका था, गुलाम हुसैन का था। एम सिंगरवेलू, ये जो है इनका न्यूज़पेपर कौन था, तो लेबर किसान गेजेट था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब यही है, फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सोशलिस्ट यहाँ पे एडिटर्स देखने को मिलेगा, ऐसे डांगे द सोशलिस्ट थे। मुजफ्फर अहमद नवयुग न्यूज़पेपर देते थे। गुलाम हुसैन इनकलाब, और सिंगरेलू जो है लेबर किसान गेजेट, ये सारे जो है इनके न्यूज़पेपर या जनरल्स थे। आपको याद रखना चाहिए क्योंकि फर्दर किसी भी एक ऐसे डांगे का तो हर बार पूछता है, तो बाकी जो नाम है उसको भी याद रखोगे तो यूज़फुल होगा आपके फर्दर एग्जाम में। नाउ 101 जो क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द कॉमन एलिमेंट अमंग जी.डी. बिरला, अंबालाल साराभाई एंड वालचंद हीराचंद। ठीक है, ये बेसिकली जो है दे वेयर इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे। बाकी ऑप्शन क्यों गलत है कि दे वेयर लीडिंग मेंबर ऑफ द सोशलिस्ट मूवमेंट इंडिया, नहीं। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है दे वेयर नेशनलिस्ट लीडर, ऐसा इतना भी कॉमन नहीं था ये चीज़ें। बेसिकली दे वेयर इंडस्ट्रियलिस्ट, इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट, आप सबको पता होना चाहिए। ठीक है, जी.डी. बिरला को तो महात्मा गांधी जी ने अपना 5th सन के रूप में भी अडॉप्ट किया था, तो वैसी बातें हैं। ठीक है, अब ऑल ऑफ द अबव से कंफ्यूज हो सकते हो, बट एक मेजर आंसर जो है इसका इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे। यहाँ पे देखोगे जी.डी. बिरला, अंबालाल साराभाई, वालचंद हीराचंद, ये जो है इनका कॉमन थ्रेड यही था कि ये सारे जो है इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट थे और जिन्होंने बिल्ड किया था इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर नेशन को। ठीक है, नेक्स्ट फ्यू क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है, जल्दी फटाफट खत्म करते हैं। विच वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन
ऑफ पंजाब नौजवान भारत सभा। पंजाब नौजवान भारत सभा जो है ये इंस्पायर्ड किया था किसको, कि डू पॉलिटिकल वर्क एमॉन्ग यूथ पीजेंट एंड वर्कर्स। यहाँ से ही समझ सकते हो नौजवान यानी कि यूथ की बात कर रहा है, ठीक है। और ये भारत सभा है, मतलब ओवरऑल सारे जो यूथ हैं हर कैटेगरी के, आइदर इन द फॉर्म ऑफ वर्कर या पीजेंट या फिर जनरल यूथ, जो एजुकेटेड यूथ है उन सबको एसोसिएटेड थे। और कौन फाउंडर थे इसके, तो आपको पता होगा कि हमारे गुरु, माई आइडियल ऑल्सो, वो कौन थे, वो भगत सिंह जी थे। और ये देखो इन्होंने पंजाब नौजवान भारत सभा का फाउंडेशन किया था, और ये बेसिकली किस लिए था, कि यूथ मोबिलाइजेशन के लिए था। अब ये देखो यहाँ पे बी ऑप्शन कह रहे हैं कि स्प्रेड द फिलॉसफी ऑफ रिवॉल्यूशन एमंग स्टूडेंट्स। ऐसा कुछ नहीं था, ये बेसिकली पॉलिटिकल वर्क के लिए यहाँ पे मोबिलाइजेशन कर रहे थे यूथ पीसेंट एंड वर्कर का, सबके राइट के बारे में, उनको लोगों को अवेयर कराने के लिए, उनसे अपने राइट मांगने के लिए कि जो भी ब्रिटिशर हैं उनसे अपना राइट मांगो, ये चीज़ें जानो कि ये तुम्हारी राइट है। वैसे ये रिवॉल्यूशन नहीं था। इनिशिएट द डिस्कशन रिगार्डिंग एंटी इंपीरियलिज्म एमंग वर्कर्स, ये भी नहीं था। हेल्प द फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन पंजाब, ये भी नहीं था। बेसिकली यूथ मोबिलाइजेशन था और पॉलिटिकल वर्क के लिए था। इसके लिए करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑप्शन ए ही राइट है। यहाँ पे देखो ऑर्गेनाइजेशन पंजाब नौजवान भारत सभा जो है, इनका गोल था टू डू पॉलिटिकल वर्क एमंग यूथ पीसेंट एंड वर्कर्स। इंस्पिरेशन क्या था, स्प्रेडिंग रिवोल्यूशनरी फिलॉसफी बियॉन्ड लाइट, ठीक है। ये बेसिकली इंस्पिरेशन था, मतलब कि नहीं होता है कि आप मॉडरेट की तरह नहीं डील कर सकते हो, यस सर करके प्री पिटिशन के थ्रू नहीं, यस अगर ये मेरा राइट है तो आई विल स्नेच इट बाई एनी हाउ, ठीक है, वाई हु कैन क्रुक। नाउ 115 नंबर लास्ट क्वेश्चन इस साल का, विच एम्पायर डिड निकोलन डी कोंटी, अब्दुल रजाक, अफांसे निटिकिन और जो फ्रांसो नुनीज थे, फर्नानो नुनीज, ये विजिट किए थे कौन से एम्पायर को, तो ये बेसिकली विजिट किए थे विजयनगर एम्पायर। आई कैन शो यू अराउंड 50+ क्वेश्चन फ्रॉम विजयनगर एम्पायर। तो अगर आप विजयनगर एम्पायर को मिस कर रहे हो फ्रॉम दी NCERT, तो यू आर मिसिंग अ लॉट। हर साल उस सिंगल बुक से 4-5 चैप्टर होगा मिडाइवल इंडिया का, और 5 क्वेश्चन मिनिमम आते हैं वहाँ से। तो आई विल आस्क यू टू गो इट थॉरली, क्योंकि देखो मैं अभी PYQ डिस्कशन करा रहा हूँ तो बुक दिखा नहीं सकता, बट जब मैं सोर्स ट्रेसिंग करूँगा ना सब्जेक्ट वाइज या फिर टॉपिक वाइज, तो आई कैन 100% एश्योर यू कि कहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, एक एक लाइन एक एक पॉइंट में दिखा सकता हूँ आपको, ठीक है। तो टिल देन एटलीस्ट वन वर्क अभी करो कि जो PYQ करा रहा है उसको कर लो अच्छे से, सोर्स दिखा देंगे, और फिर पढ़ना भी कैसे होता है बुक को, आई लेट यू नो दैट ऑल्सो। राइट आंसर ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा, विजयनगर एम्पायर से सारे ये जो जितने भी लोग थे विजयनगर को विजिट किए हुए थे। राइट आंसर ऑप्शन बी है। नाउ यहाँ पे देखो निकोलन डी कोंटी कौन से रीजन के थे, मतलब कौन से कंट्री के, अब्दुल रजाक इराक के थे, ठीक है, ये शायद इटली के थे कोंटी। निकिटिन जो है रशिया के थे। नुनीज जो है ये शायद फ्रांसिस थे या समथिंग कहाँ के थे, ये एक्चुअली याद नहीं है। तो आपको इनके लोकेशन भी पूछा जा सकता है, तो इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। यहीं पे देख लो कि ये जो है फॉरेन ट्रेवलर थे टू द एम्पायर ऑफ विजयनगर, ठीक है। यहाँ पे किसने किसके बारे में क्या क्या बात बोली है वो सारे भी बात क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसको भी सही से देखना। नाउ निकोलस डी कोंटी जो है इटली के थे, अब्दुल रजाक पर्सिया ईरान के थे, अफेंसी निकिटिन ये रसिया के थे, और फ्रानानो नुनीज मैंने वहाँ पे फ्रांस बोला था, ये पुर्तगाल के थे, इसको याद रखना, ठीक है। फ्रानानो नुनीज कहाँ के थे, तो पुर्तगाल के थे, ठीक है। फिर आज का काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में 2015 का ऐसे ही पिक्टोरियल इन्फॉर्मेशन और भी ज़्यादा क्लियर एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग देखेंगे। आपको कमेंट में बताना है कि आज का सेशन जो है आपको कैसा लगा, ठीक है। इतने वैल्यू एडिशन कभी आपने कोर्स पे करके भी नहीं लिया होगा जितना मैं आपको ऐसे फ्री में दे रहा हूँ। तो एटलीस्ट व्हाट आई वांट इन रिटर्न इज़ टू जस्ट क्लिक a subscribe button if you haven't, do like the video and comment at least like did you enjoy the session or not, या फिर जो भी मैं क्वेश्चन पूछा हूँ एटलीस्ट उसका आंसर तो कमेंट में दो, मैं ठीक है। ओके फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड स्टडी हार्ड।